हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा? ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एंड जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या रिलीज होता है? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस हमें करनी है। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों रेस्पिरेशन के अंदर जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो कंप्लीट एकदम से नहीं होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। तो पहले पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। लाइक हमारे पास जो फूड है वो है ग्लूकोज। क्लियर? अब ग्लूकोज डायरेक्ट CO2 H2O एनर्जी में नहीं टूटेगा, जो कि एरोबिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब जो ये प्रोसेस मैंने बताई आपको, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, ये प्रोसेस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक, दोनों के अंदर ही कॉमन प्रोसेस होती है, कॉमन स्टेप होता है इन बोथ दी रेस्पिरेशन, और इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट नहीं बने हैं हमारे। अगर ये एरोबिक की बात करें तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। एनारोबिक में क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास? ये देखिए, यहां पर हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनेंगे CO2 H2O एंड एनर्जी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बनेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास बनेगा यहां पर लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोडक्शन। क्लियर? यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इट इज अ वेरी लेस अमाउंट। तो ये स्टेप है पायरुविक एसिड के बाद में, जहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मैटर कर रही है। लेकिन इससे पहले वाले स्टेप में चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे ना हो, एरोबिक प्रोसेस है चाहे एनारोबिक प्रोसेस है, ये कॉमन स्टेप होता है जब ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। 3 साइंटिस्ट थे, इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस को। EMP किस नाम से आया? E यहां पर साइंटिस्ट का नाम है E. एम्डन, M मेयर ऑफ, P. पैरनस। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में बताया था, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगी। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन शो हो रही हो चाहे एनारोबिक, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगी, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रोकैरियोट्स है चाहे यूकैरियोट्स है, सबके अंदर साइटोप्लाज्म तो होता ही होता है। तो इसीलिए ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगी। एक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास यहाँ फर्मेंटेशन भी हम बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसके अंदर पायरुविक एसिड टूट जाता है इथेनॉल में, CO2 एंड एनर्जी। क्लियर? तो यहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। यहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है और यहां बिल्कुल ही एब्सेंट है ऑक्सीजन। क्लियर? तो अभी हम इस पे फोकस करेंगे, मेन ये जो चीज है हमारी रेस्पिरेशन। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट करेंगे हम। पार्शियल ऑक्सीडेशन तो सभी में होगा। ग्लूकोज को पूरा टूटने के लिए ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में होगी, और कन्वर्ट हो जाएंगे 2 पायरुवेट के अंदर। ठीक है, अब पायरुवेट के बाद दूसरा हमारे पास हम जब पढ़ेंगे क्रैब साइकिल, इसके अंदर हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ CO2 का, और ये प्रोसेस हमारी होती है मैट्रिक्स ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होती है सिर्फ, तो ये यूकैरियोटिक रेस्पिरेशन में बता रही हूँ। फिर इसके बाद होता है थर्ड स्टेप है हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जिसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। एक तो है हमारे पास ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ETC जो होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस ETC के अंदर आप देखोगे H2O का प्रोडक्शन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ATP सिंथेसिस। तो अभी जो बचा हुआ चैप्टर है वो सारा इसी के ऊपर है। हम पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, पायरुवेट बन जाएगा, पायरुवेट आगे टूटेगा, टूट करके वो क्रैब साइकिल में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, थोड़ा से ATP प्रोडक्शन यहाँ पर भी होता है। फिर इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से रिएक्शन आगे जाएगी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती है वहाँ पर, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये हमारी सेल है। ठीक है, सेल के यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर तो क्या बन गया है, पायरुवेट बन गया। ये पायरुवेट अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ अंदर मैट्रिक्स में यहाँ पर एक लिंक्ड रिएक्शन भी होती है। लिंक्ड रिएक्शन में पायरुवेट को एंजाइम ए के साथ मिलकर के एसिटाइल को एंजाइम ए बना देगा यहाँ पर, और फिर वो एसिटाइल को एंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के सिट्रिक एसिड बना देगा। ये सिट्रिक एसिड यहाँ बनेगा, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर होती है क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब साइकिल के अंदर जो NADH FADH बनेंगे हमारे पास, वो फिर आगे ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पर ATP सिंथेसिस और H2O फॉर्मेशन होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल हो रहा है इसके अंदर, और किसका हो रहा है, साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरी एरोबिक प्रोसेस हो जाएगी। एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड बनेगा और यहीं पर जो वो है कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एनारोबिक। और 1 बाय 1 हम पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, फिर क्रैब साइकिल और फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सुक्रोज। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सुक्रोज हमें पता है 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अब हमें, क्योंकि हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं, हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखेंगे सबसे पहले। तो जब सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज में, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है इनवर्टेज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर आइसोमर्स, वी कैन से बोथ आर आइसोमर। तो हम यहाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देख रहे हैं, जो सुक्रोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर एंजाइम था इनवर्टेज। अब जो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इसका फर्स्ट जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, एडिशन होगा यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का। कहाँ पर, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम ATP को तोड़ेंगे और ADP बनाएंगे। ठीक है, हमें पता है रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अब यूज कैसे हुआ, अभी हमें कोई चीज लेनी है, पहले हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, फिर बाद में हमें ज्यादा एनर्जी वो मिल पाएगी। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एक ATP का मॉलिक्यूल इन्वेस्ट कर दिया हमने, ये टूटा, ADP बन गया। एक फॉस्फेट यहाँ पर अभी बचा हुआ है, तो एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर। ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, 1 2 3 4 5 के ऊपर होता है 6 कार्बन। ठीक है, तो 6 कार्बन के साथ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हुई, ये फॉस्फेट ग्रुप हमें ATP से मिला है, तो ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज।
अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपना एक आइसोमर बनाएंगे, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम आ जाएगा और द प्रोसेस जो कहलाई जाएगी आइसोमराइजेशन। ओके, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गई, ये आइसोमर ही है, कुछ नहीं हुआ, बस इसमें सेम वही चीज़ 6 फॉस्फेट यहाँ पर बन गया है। देन इसके बाद फिर से यहाँ पर हम एक एटीपी और इन्वेस्ट करेंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी एडीपी में। एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल फिर से बच गया हमारे पास, तो वो अटैच हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना देगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम फ्रक्टोज जो बनाते हैं, इस तरह से डायग्राम बनाते हैं हम फ्रक्टोज का। तो इसके पास 2 साइड चेन होती है, CH2OH, यहाँ पर 1 कार्बन 2 3 4 5 और यहाँ पर फिर से 6। ठीक है, 6 कार्बन पे पहले से ही फॉस्फेट लगा हुआ था, अब इसकी फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप ऑक्यूपाइड हो गया। तो इसके पास 2 साइड चेन थी, तो इसकी दोनों साइड चेन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लग गया। और ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया, ये एक एटीपी हमने फिर से इन्वेस्ट की। यहाँ पर जो एंजाइम होगा, याद रखें, जहाँ पर भी एटीपी हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम काइनेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम आ जाएगा, तो ये काइनेज पीछे लग जाएगा यहाँ पे। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये फिर से टूटेगा। यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा एल्डोलेज, जो इसको तोड़ेगा। 3 कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पर बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। एक बन जाएगा यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर। और ये जो मैं यहाँ एरो लगा रही हूँ, ये रिवर्सिबल का एरो है। ये इसका मतलब क्या है, जब ये 2 मॉलिक्यूल्स बने, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, जो ये 2 मॉलिक्यूल बने हैं यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये मॉलिक्यूल है ही, और ये मॉलिक्यूल भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 ग्लिसरैल्डिहाइड बन गए। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे हुई है, ये प्रोसेस अभी चलेगी आगे, लेकिन हम इस प्रोसेस को जब हम चलाएंगे इनटू में 2 जरूर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लिसरैल्डिहाइड में। ठीक है, तो हम प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन को हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन, जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक NAD क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमने हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव कर दिया। साथ में ही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4, इसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हो गया। और जब तुम्हें पता है केमिस्ट्री में जब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बन जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि एक फॉस्फेट तो यहाँ लगा ही हुआ ऑलरेडी, एक हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक फॉस्फेट यहाँ पर है, एक हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा 1,3 बिसफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट लिख दो जाए, 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ पर क्या होगा, अब टाइम आ गया है, जो हमने इन्वेस्ट किया था, हमने यहाँ पर ATP हम लगा रहे थे, अपनी तरफ से दे रहे थे, अब वो ATP बनेगा हमारे पास। हमने थोड़ी सी ATP लगा दी ताकि हमें ATP प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मैं 2 मॉलिक्यूल लगा रही हूँ आगे। क्यों? क्योंकि अब ये भी इसमें कन्वर्ट होकर के ये बना देगा, ये तो खुद कन्वर्ट हो ही रहा है इसमें, अब ये भी इसमें कन्वर्ट होकर के एक मॉलिक्यूल इसका बना देगा। तो हम यहाँ पर 2 × 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ATP प्रोडक्शन का टाइम। अब यहाँ पर ATP प्रोड्यूस होगी, कैसे, ADP से ATP बनेगा यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, देखो ट्राइफॉस्फेट है यहाँ पर, ADP से ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट कहाँ से आया, ये एक फॉस्फेट हम यहाँ से हटा देंगे, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 3 फॉस्फो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक
एसिड। यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल आया समझ में। ये पहले यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, अब इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप एडीपी के साथ अटैच होकर के एटीपी बना दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉस्फेट कम हो गया, तो क्या बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए हमारे पास। अब क्या होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये कन्वर्ट होगा आगे, इसी का आइसोमर है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3 पोजीशन से अब सेकंड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लग गया, तो यहाँ पर आइसोमर है ये इसका। देन इसके बाद फिर से अब हाँ एक चीज और, यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज किए हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 ATP ही यूज 2 ATP ही बनेंगे 2 ADP से। क्लियर। देन इसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद यहाँ पर बनेगा अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, और यहां पर जब आप ये बनाएंगे तो यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर जो एंजाइम आएगा वो आएगा इनोलेज। क्लियर, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट। देन इसके बाद इसको PEP भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद फिर से हमारे पास ATP मॉलिक्यूल बनेगा ADP से, तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये हट जाएगा, क्या बन जाएगा पायरुविक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ बनते चले जाएंगे, और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर ATP भी 2 ही बनेंगे। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में कितने स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं? तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अब देखें आप, हमने 2 ATP यूज किए थे और हमारे पास कितने ATP बने? 2 और 2 4 बने ना, और जिसमें से हम 2 माइनस कर दे तो टोटल कितना हमारे पास ATP प्रोडक्शन होगा? 2 ATP प्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। क्लियर। और अब जो ये बना NADH, एक NADH के अंदर कितने ATP होते हैं? 3 होते हैं। तो NADH एक के अंदर 3, तो यहाँ पर भी हम 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बने हैं, एक ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और एक खुद इसका, तो यहाँ पर भी 2 यूज हो रहे हैं, तो 2 ही बनेंगे। तो 2 NADH बन रहे हैं, तो कितने ATP इन्वॉल्व हुए इसमें? 6। एक NADH में 3 ATP, तो 2 NADH में 6, तो 6 यहां से आ गए और 2 हमारे पास बचे हुए थे 8। तो टोटल ATP प्रोडक्शन यहां पर हमारे पास हुआ है 8 ATP की मॉलिक्यूल्स हमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल से मिल जाएंगे। क्लियर। ये 2 जितने भी ATP प्रोड्यूस हुए उसमें से ये 2 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इन 2 ATP का हमने यूज किया था अपने प्रोडक्ट बनाने में। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये एक कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते हैं, देन पायरुविक एसिड टूटता है जो आगे बनाएगा CO2, H2O एंड एनर्जी। तो अभी हमारा ये वाला स्टेप खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये प्रोसेस मैंने बताया था कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट ATP। अब यहाँ पर अगर हम नेट रिएक्शन देखें ग्लाइकोलिसिस की, नेट रिएक्शन में हमने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया है, ग्लूकोज के साथ हमने लिया है 2 ADP 2 NAD+ एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4 लिख देते हैं। ये सब कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे पायरुवेट के। ADP कन्वर्ट हो जाएगा 2 ATP में, 2 NAD कन्वर्ट हो जाएगा 2 NADH H+ में। ठीक है, तो टोटल ATP हम देखेंगे 2 ATP यहाँ पर और एक NADH में 3, तो 2 में 6, तो 2 + 6 8 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसको। तो जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। देन दिस ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप आएगा वो कहाँ से आएगा? जो ATP होती है वो टूट जाती है, ADP और एक फॉस्फेट जो बचा है वो ग्लूकोज के
6 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसका 6th कार्बन जो होता है वो साइड चेन जो ऊपर लगा होता है, जो मैंने आपको बताया था इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है 1 2 3 4 5 के ऊपर होता है यहाँ पर 6 कार्बन, तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। फिर इसी का आइसोमर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब ये एक फॉस्फेट और कहाँ से आया, यहाँ पर हमने फिर से एटीपी का मॉलिक्यूल यूज किया है, एडीपी बना और एक फॉस्फेट ग्रुप फ्रक्टोज की फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, क्योंकि इसके पास 2 साइड चेन होती है। आप देखेंगे फर्स्ट कार्बन के ऊपर CH2OH और एक होता है 6th कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट और 6th कार्बन के ऊपर हमारे पास लग जाएगा यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट 6 कार्बन होता है, तो ये 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में टूट जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप एक एक यहाँ पर अटैच हो गए और बीच में हमने साइन लगाया, इट मीन्स ये कंपाउंड फिर से इसमें चेंज हो जाएगा। तो ग्लिसरैल्डिहाइड के यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ बनेंगे वो 2 बनते चले जाएंगे। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, जब इसकी रिडक्शन होती है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर NAD+ यहाँ पर यूज होगा, NADH प्लस H+ यहाँ पर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हमने ऐड किया है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप तो यहाँ था ही, एक फॉस्फेट ग्रुप 1 पोजीशन पर भी लग जाएगा, तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा और एसिड बना देगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर हमारे पास ATP का मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो 2 ही ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे ADP से। तो ADP से ATP बनाने के लिए एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिएगा, तो एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा अभी। ठीक है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा काइनेज। ठीक है, अब यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ये कुछ बस ये क्या है, ये दोनों आइसोमर होते हैं और ये बनते हैं म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इनोलेशन प्रोसेस बोलते हैं, यहाँ पर एंजाइम आ जाएगा इनोलेज। ठीक है, तो अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनेगा, यहाँ पर फिर 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स बने हैं हमारे पास, तो 2 ही ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ बनेंगे। तो जो डाइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट कहाँ से ऐड होगा, जो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था वो ATP प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा और बन जाएगा हमारे पास 2-पायरुविक एसिड। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स अब हमें मिल जाएंगे। तो टोटल आप देखोगे यहाँ पर ATP प्रोडक्शन 2 ATP यूज हो रहे हैं और 4 ATP बन रहे हैं, तो 4 में से 2 गए, 2 ATP प्लस में एक NADH के अंदर 3 ATP होते हैं, तो यहाँ पर 2 NADH बने हैं, तो यहाँ पर 6 ATP हो गए। तो 6 ATP यहाँ पर हो गए और 2 ATP हमारे पास यहाँ नेट में बच रहे थे, तो टोटल हमारे पास 8 ATP बन जाएंगे। और ये यहाँ पर होगी हमारी नेट रिएक्शन, कैसे ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा और क्या क्या चीज़ें बनी।